हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का रासायनिक संयोग के नियम, ठीक ना। रासायनिक संयोग के नियम क्या होता है बच्चों, एक एक करके हम लोग सभी नियम को पढ़ेंगे। इसमें पहला नियम जो आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या आता है बच्चों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके नाम से ही हम लोगों को जानकारी हो रही है कि द्रव्यमान के संरक्षण की बात कर रहा है। मतलब इस नियम के अनुसार किसी भी द्रव्य को, ठीक है, किसी भी द्रव्य या पदार्थ बोल सकते हैं ना, किसी भी द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से सुनिए, हमने क्या बोला? किसी भी द्रव्य या पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता, यानी उसको हम लोग न तो नष्ट कर पाएंगे न तो नया बना पाएंगे। ठीक है, न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता। तो क्या किया जा सकता है? इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बात समझ में आ गया? देखते हैं, सभी लोग देखिएगा। इस नियम के अनुसार किसी द्रव्य या पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, एक रूप से हम लोग दूसरे रूप में इसको क्या कर सकते हैं? केवल परिवर्तित कर सकते हैं, न तो इसको नष्ट कर पाएंगे न तो उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम लोग द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, जिसको आप न तो नष्ट कर पाए न तो उत्पन्न कर पाए, तो अविनाशिता में ही तो आता है, तो उसको हम बोलेंगे द्रव्य अविनाशिता का नियम, यानी इसे हम लोग द्रव्य अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। और ये जो नियम हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने, किसने? लेवासिए नामक वैज्ञानिक, वही लेवासिए हैं जिनको हम लोग रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। ठीक ना, तो रसायन विज्ञान के जो जनक लेवासिए हैं, लेवासिए ने ही इस नियम को प्रस्तुत किया था। ठीक ना, तो इस नियम के अनुसार सभी लोग समझ गए क्या होता है? किसी भी द्रव्य को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसे द्रव्य अविनाशिता का नियम कहते हैं और इस नियम को लेवासिए नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात कर लिया जाए तो अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सोडियम धातु जो है इसकी अभिक्रिया सिल्वर क्लोराइड से करा रहे हैं, AgCl से ना, तो ये बना क्या रहा है? NaCl और सिल्वर धातु। ठीक ना, NaCl सोडियम क्लोराइड बना रहा है और सिल्वर धातु इससे अलग हो रहा है। तो जरा देखिए, सोडियम का परमाणु भार कितना होगा? 23, सिल्वर का कितना होगा? 108 और क्लोरीन का 35.5। इसको अगर हम जोड़ें तो बच्चों आएगा 166.5। यहाँ पे NaCl में Na सोडियम का जोड़ें, ये सोडियम का कितना होता है? 23, क्लोरीन का 35.5 और सिल्वर का 108। जो चीज यहाँ जोड़ा गया है वही यहाँ भी है, इसको भी जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 166.5। मतलब अभिकारक का जितना भी द्रव्यमान होगा उत्पाद के द्रव्यमान के क्या होगा? बराबर होगा। यही तो हम लोग पढ़े थे, अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। देखिए, अभिकारक का द्रव्यमान 166.5 ग्राम और उत्पाद का द्रव्यमान भी 166.5 ग्राम, दोनों क्या है? बराबर है। ठीक ना, तो इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक ना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया था जिसको हम लोग E बराबर mc², द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं ना। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc² ना, अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E बराबर mc² के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी द्रव्यमान को आप ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और ऊर्जा को किस में? द्रव्यमान में। ठीक ना, एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हैं और मास को एनर्जी में। ठीक ना, किसके अनुसार?
अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के अनुसार, ठीक ना। तो हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित कर सकते हैं, अतः द्रव्यमान ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। यानी कि अगर हम लोग द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा का योग जो होगा वो क्या होगा, संरक्षित होगा, ठीक ना। द्रव्यमान ऊर्जा का योग क्या होगा बच्चों, संरक्षित होगा। तो ये पहला नियम हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बात करते हैं हम लोग स्थिर अनुपात का नियम, ठीक ना। स्थिर अनुपात की बात करें तो इसको प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के एक निश्चित भारानुपात होता है, ठीक ना। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का एक निश्चित भारात्मक अनुपात होता है। भारात्मक अनुपात का मतलब जो भी तत्व उसमें उपयोग किए गए हैं, तत्वों के द्वारा जो यौगिक बना है उन तत्वों का अनुपात कैसा होगा, एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। चाहे यौगिक को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, ठीक ना, यौगिक को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें जो तत्वों का अनुपात होगा वो क्या होगा, एक निश्चित भारानुपात्मक अनुपात होगा, ठीक ना। एक निश्चित भारात्मक अनुपात होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे जल लिखा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। यदि हम जल की बात कर ले बच्चों तो जल को प्राप्त करने का स्रोत क्या है, जल को हम लोग समुद्र से प्राप्त करते हैं, वर्षा के जल से प्राप्त करते हैं, ठीक ना। भूमिगत जल होता है, कुएं का जल होता है, ठीक ना। जल को आप किसी भी स्रोत से प्राप्त करिए, जल में जो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका अनुपात 1:8 ही होगा। यानी भारात्मक अनुपात 1:8 होगा, चाहे उनको आप कहीं से भी प्राप्त करें। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहीं से प्राप्त कर सकते हैं। स्रोत प्राप्त करने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो यौगिक प्राप्त होगा उसमें तत्वों का अनुपात क्या होगा बच्चों, स्थिर होगा, ठीक ना। तत्वों का अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। इसीलिए इसको बोला जाता है स्थिर अनुपात का नियम। और इस नियम को प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, दिया था, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला है गुणित अनुपात का नियम। नाम से ही पता चल रहा है गुणित अनुपात के नियम का मतलब इस नियम को डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने, ठीक ना। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, ठीक ना, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक ना, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसमें एक तत्व का अनुपात स्थिर होता है ना, एक तत्व का अनुपात स्थिर होता है और दूसरे तत्व का अनुपात एक सरल गुणित अनुपात होता है ना। दूसरे तत्व का अनुपात क्या होता है, एक सरल गुणित अनुपात होता है, ठीक है बच्चों, एक सरल गुणित अनुपात होता है। अतः इस नियम को किसने दिया था, डाल्टन ने, हमने बताई दिया आपको। देखिए यदि हमारे पास एक यौगिक है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, आप सभी लोग जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में दो ही तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में संयोग किया गया है तो कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो यदि हम लोग इसके परमाणु भार की बात करें तो 12 संबंधी कितना हो जाएगा, 16। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 12 संबंधी कितना होगा, 32। तो बताओ कार्बन का अनुपात तो क्या है, निश्चित है। एक तत्व का अनुपात स्थिर हो गया और दूसरे तत्व का अनुपात क्या हो गया, सरल गुणित अनुपात हो गया, 16 दूना 32। या आप इसको काटेंगे तो 1:2, मतलब 1:2। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन का अनुपात दिख रहा है ये सरल गुणित अनुपात के रूप में दिख रहा है, ठीक ना। उसी तरह से यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लें और सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात कर ले बच्चों, तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का अनुपात कितना दिख रहा है, 32, और यहाँ ऑक्सीजन का भी कितना, 32 संबंधे 32। लेकिन सल्फर ट्राइऑक्साइड में 32 संबंधे कितना दिख रहा है, 48। तो इसका मतलब कि सल्फर की अगर बात किया जाए तो सल्फर का अनुपात तो स्थिर है, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 32 और 48, ये क्या है, सरल गुणित अनुपात है। कैसे, यदि हम इसको डिवाइड करें तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48, दो संबंधी कितना आएगा, 3। मतलब 2 और 3 के अनुपात में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि सल्फर का अनुपात क्या है, स्थिर है। तो वही कह रहा है एक तत्व का अनुपात स्थिर होता है और दूसरे तत्व का अनुपात एक सरल गुणित अनुपात होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम, ठीक ना।
अगला नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक ना। व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम अनुपात की अगर बात करें तो इसको रीचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? रीचर नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था। जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, ठीक ना, जिस भारानुपात में दो तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करते हैं, ठीक ना। उसी अनुपात में क्या करते हैं, वो आपस में जब जुड़ के यौगिक का निर्माण करेंगे तो आपस में भी उसी अनुपात में जुड़ेंगे जिस अनुपात में वो अलग अलग दूसरे तत्वों से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। जैसे हमारे पास एक तत्व है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जरा देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड हमने बना दिया, कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन बना दिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या? जल। अब यदि कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन का भारानुपात्मक अनुपात कितना है बच्चों? 12:32। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 कितना आएगा? 8। यानी कार्बन का अनुपात 3 और ऑक्सीजन का अनुपात 8, ठीक ना। यदि हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर लें तो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? 12:4। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 कितना होगा? 1। मतलब कार्बन का अनुपात 3 और हाइड्रोजन का अनुपात 1। यहाँ भी देखो कार्बन का अनुपात 3 था, इसमें भी कार्बन का अनुपात 3 है। कह रहा है कि जब वे तत्व आपस में संयोग करते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यदि जब आपस में संयोग करेंगे, यहाँ अलग अलग तत्व से जुड़े हैं, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, लेकिन कह रहा है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में जुड़ेंगे वो भी उसी अनुपात में जुड़ेंगे जिस अनुपात में ये यहाँ ऊपर जुड़े हुए हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना, इसका अनुपात हुआ 2 कितना? 16। इसको डिवाइड करेंगे तो 1:8। हाइड्रोजन का अनुपात 1 और ऑक्सीजन का अनुपात 8। यहाँ भी देख लो, ऑक्सीजन का अनुपात 8 है और हाइड्रोजन का अनुपात 1 है। मतलब जिस अनुपात में ये आपस में यहाँ पर जुड़े थे, आपस में संयोग करने के बाद भी वो उसी अनुपात में जुड़ते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों? हम लोगों ने देखा रासायनिक संयोग के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक ना। ये हम लोग 4 नियम देखे। अगला 5वें नियम को हम लोग अगले पेज पे बात करेंगे, देखिएगा। अगले नियम की बात करते हैं बच्चों। अगला नियम है गैल-लुसेक का नियम ना। इस नियम के अनुसार किसी अभिक्रिया में, ठीक ना, किसी गैसीय अभिक्रिया में, ठीक ना, किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक और सभी उत्पाद, ठीक ना, सभी अभिकारक और सभी उत्पाद जो होते हैं बच्चों वो एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। कैसे होते हैं? एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में है और क्लोरीन भी गैस अवस्था में है। ये दोनों मिलके HCl बना रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो अनुपात जरा इनका देखते हैं। आयतनात्मक अनुपात 1:1:2। बताइए एक सरल अनुपात है कि नहीं है? है ना। तो गैल-लुसेक के अनुसार किसी गैसीय अभिक्रिया में, है ना, गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक और सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं। सरल आयतनात्मक अनुपात का मतलब आयतन का जो अनुपात होगा बच्चों एक सरल होगा। सरल का मतलब सबसे छोटा अनुपात होगा। अब इसको और छोटे रूप में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये होता है सरल, और आयतन का अनुपात है तो सरल आयतनात्मक अनुपात कहेंगे हम लोग, ठीक ना। तो किसी गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक तथा सभी उत्पाद एक सरल आयतनात्मक अनुपात में होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में जुड़ के HCl बना रहा है तो इनका अनुपात 1:1:2 है, ठीक ना। आगे देखिए अगला नियम है अवोगाद्रो का नियम, ठीक ना। अवोगाद्रो का नियम क्या होता है? NTP या STP, ठीक ना। NTP या STP पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या भी क्या होती है? समान होती है, ठीक ना। NTP या STP सिंपल टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर क्या बोला जा रहा है कि समान आयतन वाली, ठीक ना, समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन है और ये बना के आ रहे हैं HCl। अगर मान लेते हैं कि इसके हाइड्रोजन के पास N अणु है
हाइड्रोजन गैस के कितने अणु हैं? n अणु हैं। क्लोरीन गैस के भी n अणु हैं। तो यहाँ पे HCl के 2n अणु प्राप्त होंगे, मतलब कि जितना आयतन इसका उतना ही आयतन इसका। तो जब आयतन बराबर होगा गैसों का बच्चों, समान आयतन होगा, तो इनमें अणुओं की संख्या भी क्या होगी? समान होगी। इसी नियम को दिया था अवोगाद्रो ने। ये होता है अवोगाद्रो का नियम। तो जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे रासायनिक संयोग के नियम, ठीक ना, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।